आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं सनम साथिया भाग 10। भाग 10 शुरू करने से पहले आप सभी का आभार दोस्तों। इतनी जल्दी में क्यों है सक्षम? बीजे को अब सक्षम पर शक होने लगा था। सक्षम दीक्षा के घर पहुंचा तो देखा दीक्षा के घर पर ताला लगा हुआ था। इस वक्त दीक्षा कहाँ गई होगी? वो अब परेशान हो उठा। उसने दीक्षा को कॉल किया पर दीक्षा का फ़ोन भी बंद आ रहा था। ये दीक्षा भी ना एक बार फ़ोन करके तो बता तो सकती थी कहाँ जा रही है। सक्षम अब दुखी होते हुए अपने रेस्टोरेंट चला गया। दीक्षा अपनी दोस्त रजनी के साथ अपने कॉलेज आई थी। तेरी शादी में आ नहीं पाई उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। कोई बात नहीं रजनी, क्या हुआ तू उदास लग रही है? जजी से झगड़ा हो गया क्या? रजनी ने दीक्षा को छेड़ा। नहीं यार बस ऐसे ही, तू बता तेरी शादी कब है और जीजा जी क्या करते हैं? मत पूछ यार, मेरा परिवार ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी एनआरआई से करवा रहा है। मुझे नहीं जाना विदेश। रजनी दुखी होकर बोली। जीजा जी बात करके देख, क्या पता वो यहीं सेटल हो जाएं और तुझे विदेश भी ना जाना पड़े। तो सही कह रही है, मैं आज ही उनसे बात करूंगी। अगर ऐसा हुआ तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। कहते हुए रजनी ने दीक्षा को गले से लगा लिया। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा वक्त बिताया और अपनी कॉलेज की पुरानी यादें ताज़ा की। चल अब मैं चलती हूँ, वरना माँ या भाई मुझे यहाँ लेने आ जाएगा। जब से मेरी शादी तय हुई है ना, मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया। रजनी बोली तो दीक्षा ने वक्त देखा शाम हो गई थी। ठीक है मैं भी चलती हूँ। दोनों एक दूसरे को बाय कर अलग अलग रास्तों पर मुड़ गए। दीक्षा जब घर पहुंची तो सामने दरवाजे पर सक्षम को खड़ा देख खुशी से दौड़ते हुए उसके गले जा लगी। सक्षम ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। तुम क्यों नहीं आए सक्षम? तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें कितना याद किया। दीक्षा की आंखों में नमी आ गई। मुझे एक ज़रूरी काम आ गया था इसीलिए लेट हो गया, पर तुम कहाँ थी? तुम्हें यहाँ ना पाकर मुझे वापस लौटना पड़ा। रेस्टोरेंट रोज़ 8 बजे बंद होता है, पर आज मैं तुम्हारे लिए 6 बजे ही रेस्टोरेंट बंद कर सीधा तुम्हारे पास आया हूँ। दीक्षा ने सक्षम से अलग होते हुए अपने कान पकड़े। मैं अपनी दोस्त रजनी के साथ अपने कॉलेज चली गई थी। तुम नहीं आए तो मैं थोड़ी उदास हो गई थी। फिर तो मैं भी अपने कान पकड़ता हूँ। मुझे भी तुम्हें फ़ोन करके बता देना चाहिए था। दीक्षा ने आगे बढ़ सक्षम के हाथ पकड़े। तुम अपने कान मत पकड़ो। तुम पकड़ रही हो तो मैं क्यों नहीं? दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और फिर अचानक दोनों हंस पड़े। कस्तूरी जो किसी काम से उस तरफ आई थी दोनों को साथ देख हैरान रह गई। ये तो कामिनी की बहू है ना? इसने तो घर छोड़ दिया था, फिर ये सक्षम के साथ यहाँ क्या कर रही है? कस्तूरी सोच में पड़ गई। अचानक वो मुस्कुराई। बड़ा घमंड है ना उस कामिनी को अपने राम जैसे बेटे पर। पूरे मोहल्ले भर में गुणगान करती फिरती है, मेरा बेटा ये मेरा बेटा वो। अभी बताती हूँ उसे, उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाएगा। कस्तूरी एक बार दोनों का मुंह देख बनाते हुए वहां से चली गई। सक्षम तुम्हें अब घर जाना चाहिए, बीजी इंतज़ार कर रही होंगी ना? दीक्षा टाइम देखकर बोली। अभी वक्त है। सक्षम ने भी वक्त देखा। नहीं सक्षम, मैं नहीं चाहती बीजी को फिर से ऐसा लगे कि मैं तुम्हें उनसे दूर कर रही हूँ। तुम मेरे लिए बीजी से बहुत झूठ बोल लेते होंगे ना? सक्षम ने उसको देखते हुए हाथ बांधे। बिल्कुल नहीं, बस मैं उन्हें तुम्हारे बारे में नहीं बताता। अच्छा जी, जानबूझकर सच्ची पाना भी झूठ में आता है मिस्टर बत्रा। दीक्षा ने प्यार से सक्षम की नाक खींच ली। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर लिया। ठीक है, आज तो जा रहा हूँ, पर कल तैयार रहना, तुम मेरे साथ चलोगी। पर कहाँ? दीक्षा ने कुछ ना समझते हुए पूछा। जहाँ मैं चाहूँ। सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊँगा। सक्षम ये गलत है, अब पूरी रात पेट में तितलियाँ उड़ती रहेंगी। प्लीज़ बता दो ना कहाँ जा रहे हैं हम? सक्षम ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। बताऊँगा दीक्षा, पर कल। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सक्षम मुस्कुराया। वो जाने को हुआ तो दीक्षा ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम कुछ भूल गए सक्षम? क्या? सक्षम ने सोचते हुए पूछा। तभी दीक्षा मुस्कुराते हुए उसके सामने आई और थोड़ा पंजों के बल ऊपर उठते हुए सक्षम के माथे को चूम लिया। सक्षम के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। पाए सक्षम? दीक्षा ने हाथ हिलाया। सक्षम जाने के लिए मुड़ा कि अचानक वो दीक्षा की तरफ वापस पलटा और दीक्षा के सामने आकर उसके माथे को चूमकर बहुत प्यार से बोला, अपना ख्याल रखना। दीक्षा ने हाँ में सर हिला दिया। सक्षम मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। कामिनी, कस्तूरी बीजी को आवाज़ लगाते हुए बत्रा निवास में दाखिल हुई। आज उसके चेहरे के भाव कुछ अलग ही थे। ये फिर आ गई। बीजी का मुंह बन गया। घर के बाकी सदस्यों ने भी अपना सर पकड़ लिया। ये क्यों आ जाती है बार बार? इतनी बार तो किसी कुत्ते को भी हड़काओ ना, तब भी वो पलट कर नहीं देखता, पर ये तो। महक धीमी आवाज़ में लक्ष्मण से बोली, चुप कर,
तुझसे उम्र में बड़ी हैं, उन्हें ऐसे नहीं बोलते। हाँ तो बड़ों वाले काम भी तो करे, जब देखो तब यहाँ धमकती हैं। मुझे तो पक्का लग रहा है ये फूस में चिंगारी लगाने आई हैं, ताकि वो चिंगारी आग में बदलकर हम सबको जला दे। महक ने बोलते हुए मुंह बना लिया। डर तो मुझे भी लग रहा है महक, पता नहीं क्यों आई हैं यहाँ। कामिनी, वैसे तेरे वो हीरे जैसा बेटा है ना, जिसकी तू तारीफें करते नहीं थकती। तुझे उससे क्या मतलब, अपने काम पर गया है, आता ही होगा। बीजी मुंह बनाकर बोली। ये सुनकर कस्तूरी हंसी। तू कितनी भोली है रिकोमू। क्या मतलब तेरा? बीजी अब थोड़ी गुस्से में आ गई। मतलब तुझे पता चल जाएगा तो तेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। कस्तूरी चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए बोली। कस्तूरी, तो क्यों आग लगा रही है हमारे घर पर? शांति तुझे सुहाती नहीं क्या? तो इसकी बात पर ध्यान मत दे कोमू, बाबूजी बीच में बोले। भाई साहब, मैं नहीं, कोई और है जिसे आपके घर की शांति अच्छी नहीं लगती, और वो है आपकी बहू दीक्षा। दीक्षा का नाम सुनते ही बीजी ने अपनी मुट्ठियाँ कस ली और बाबूजी मौन पड़ गए। पूरे घर का भी कुछ यही हाल था। क्या हुआ कस्तूरी? बातों की जलेबियों की तरह मत घुमा, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलती? बीजी उसको घूरते हुए बोली। तुझे सीधा सीधा सुनना है ना तो सुन कामिनी, तेरा वो आदर्श बेटा अपनी पत्नी के साथ उसके घर पर इश्क लड़ा रहा है। कस्तूरी ने सबने दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के से लड़ाते हुए कहा। सबके सब अब वहीं पर जम गए थे। जब भी मुंह खोलेगी अपनी ज़ुबान से गंध ये बकेगी तू। मेरा सक्षम ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, तुझे मुझ पर क्यों भरोसा होगा? अपने राम जैसे आदर्शवादी बेटे से ही पूछ लेना। क्या पूछ लेना बीजी? सक्षम अंदर आते हुए बोला। सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अजायब घर में किसी नायाब वस्तु को देखा जाता है। सबकी नजरें बस उसी पर ही टिकी हुई थी जो कस्तूरी की बातों का जवाब चाहती थी। ले, आ गया तेरा गुणवान आदर्शवादी हीरा बेटा, कस्तूरी ने तंज कसा। सक्षम को कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ चल क्या रहा है। देख कितना भोला बन रहा है। कस्तूरी फिर हंसकर बोली। इसका तो आज गला दबा दूंगी। लक्ष्मण ने महक को झटके से पीछे खींचा। पागल है, बीजी के हाथों थप्पड़ खाएगी तू अभी। ओ कस्तूरी काकी, आप फिर आ गई। आप तो एकदम कदम नहीं रखने वाली थी यहाँ पर। प्रिया दांत पीसते हुए बोली। हाँ तो जा रही हूँ। कामिनी संभाल ले अपने बच्चों को, अब तेरी बहुओं के साथ तेरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं। आपकी बेटी मोहिनी मेरे दोस्त के साथ शहर के होटल गई थी कल। जय चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट लिए बोला। कस्तूरी ने यह सुना तो वो गुस्से में आ गई। मोही? वो चिल्लाते हुए वहाँ से निकल गई। बीजी, ये सब हो क्या रहा है? और ये कस्तूरी काकी इस तरह क्यों बोल रही थी? सक्षम अब भी कुछ नहीं समझा था। बीजी सक्षम के सामने आई। सच सच बोलना सक्षम, तुझे तेरी बीजी की कसम। कहते हुए बीजी ने सक्षम का हाथ अपने सर पर रख लिया। सक्षम अब परेशान हो उठा। उसे लग रहा था जैसे अब कुछ बुरा होने वाला है। क्या तू दीक्षा के साथ था? सक्षम ने यह सुनते ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और बीजी से नजरें चुराने लगा। बीजी को समझते देर नहीं लगी कि कस्तूरी सच बोल रही थी। बीजी के कदम लड़खड़ा गए। सक्षम उन्हें संभालने के लिए आगे बढ़ा तो बीजी ने हाथ दिखाकर उसको रोक दिया। उनकी आंखें झिलमिला आई। सक्षम की आंखें भी अब नम हो गई थी। सक्षम, तो दीक्षा से मिलने क्यों गया? देख रहा है अपनी बीजी की हालत। अगर जाना ही था तो बोल के जाता। ऐसे चोरी छुपे मिलने की क्या ज़रूरत थी? बाबूजी भी अब थोड़े गुस्से में थे। सक्षम नम आंखें लिए बाबूजी के पास घुटनों पर आकर बैठ गया। बाबूजी, दीक्षा को मेरी ज़रूरत थी, जिम्मेदारी है वो मेरी। बाबूजी, मैं उसे कैसे अकेला छोड़ देता? जाने क्यों दिया तूने उस घर से उसे? रोका क्यों नहीं? सक्षम की आंखों में अब आंसू आ गए। बाबूजी, दीक्षा का सपना पूरा करने के लिए उसका इस घर से जाना ही ज़रूरी हो गया था। विजय जिद पर अड़ गई थी कि दीक्षा इस घर में रही तो उसे अपना सपना छोड़ना पड़ेगा। अच्छा किया सक्षम, जो तूने मेरे विश्वास और घमंड को एक ही बार में तोड़ दिया। सर उठा के चलने वाली कामिनी अब हमेशा सर झुका कर चलेगी। सक्षम उठकर बीजी के पैरों में आ गिरा। बीजी ने पीछे हटना चाहा पर उसने कसकर बीजी के पैरों को पकड़ लिया। नहीं बीजी, ऐसा मत बोलिए, मैं मजबूर था। उस दीक्षा के लिए तूने अपनी बीजी से झूठ बोला? सही कहते हैं लोग, बहू आने के बाद बेटा बदल जाता है। दीक्षा ने मेरे बेटे को पूरी तरह से बदल के रख दिया। नहीं बीजी, आपका सक्षम अब भी अपनी बीजी से बहुत प्यार करता है। छोड़ मुझे, देख लिया तेरा प्यार। अब तू मेरा बेटा नहीं रहा, दीक्षा का पति बन गया है। अब तो वो ही सही लगेगी और हम सब गलत। नहीं बीजी, ऐसा नहीं है। सक्षम और बीजी दोनों की आंखों में आंसू थे। बीजी सक्षम से अलग होकर जाने लगी तो उसने पीछे से बीजी को कसकर गले लगा लिया। बीजी की आंखों से आंसू बहते हुए ज़मीन पर गिरने लगे। छोड़ मुझे सक्षम, बीजी अपने मन को कड़ा कर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। नहीं बीजी, आप जब तक मुझे माफ़ नहीं करेंगी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। बीजी ने गहरी सांस ली। तुझे माफ़ करूंगी पर एक शर्त पर।
मैं आपकी हर शर्त मानने को तैयार हूँ बीजी। सक्षम की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। छोड़ दे दीक्षा को, तलाक दे दे उसे और दूसरी शादी कर ले। सक्षम ने जैसे ही ये सुना वो बीजी से अलग हो गया। बीजी मुस्कुराई। तो दीक्षा को नहीं छोड़ सकता सक्षम, तो अपनी बीजी को भूल जा। वैसे भी ये घर तो तेरा है। मैं अपने परिवार को लेकर ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, फिर रहना दीक्षा के साथ यहाँ। तुझे कोई नहीं रोकेगा। महक और बाकी घर वाले ये सुनकर घबरा गए। नहीं बीजी, ऐसा मत बोलिए। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा और ना ही दीक्षा के बिना। आप दोनों मेरी ज़िंदगी हैं। मैं आप दोनों में से किसी को छोड़ नहीं सकता। सक्षम रोते हुए घुटनों पर आ गया। उसको रोते देख सबकी आंखें नम थी, पर बीजी तो जैसे पत्थर बन गई थी। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। बीजी मत कीजिए ऐसा। मैं दीक्षा और आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मैं मर जाऊंगा बीजी। बाबूजी सक्षम के पास आए और उसके कंधे पर हाथ फिराने लगे। सक्षम अब अपने बाबूजी के गले लगकर रोने लगा। किरण ये सब देखकर गहरी सांस ली। उसने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा। इनका तमाशा तो चलता रहेगा, मुझे एक बार उसे देख लेना चाहिए। किरण ये बोलकर तेज़ी से अपने कमरे में आ गई। उसकी माँ बिस्तर पर बैठी करहा रही थी। किरण ने तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया। अब अपने रूप में आ जाओ टोटो। किरण ये बोले तो उसकी माँ ने अपनी आंखें खोल ली। किरण को देख वो मुस्कुराई और अपने सर के बालों का पर हाथ रख अपनी विग उतार कर फेंक दी। वो अब उठकर बाथरूम में चला गया। किरण अपने हाथ बांधकर मुस्कुराई। जिस तबाही के मकसद से हम यहाँ आए थे वो तबाही हम कर चुके हैं और अब जल्द ही यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। सबकी रातें आंखों में आंसू लेकर बीती। पूरी रात सक्षम बाबूजी के गले लगकर रोता रहा, पर बीजी ने दरवाज़ा नहीं खोला। पर दीक्षा को आज बहुत अच्छी नींद आई थी। अगली सुबह दीक्षा रोज़ की तरह उठकर अपनी प्रैक्टिस के लिए निकल गई, पर आज बीजी उसे कहीं नज़र नहीं आई। बीजी ने सुबह 7 बजे दरवाज़ा खोला। सब दरवाजे के बाहर ही बैठे थे। उनकी आंखों से लग रहा था वो पूरी रात भी नहीं सोई थी। उनके हाथ में एक अटैची थी। बीजी। सक्षम अपने आंसू पोंछकर उठ खड़ा हुआ। वो बीजी के पास आया और उनके गले लग गया। बीजी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगा। माफ़ कर दे कोमू, पूरी रात से रो रहा है। और ले आ अपनी बहू को घर वापस। हाँ बीजी, भाभी को घर ले आइए। हमें अब उनके फौज में जाने से कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मण भी बोला। बीजी आपने मुझे भी तो माफ़ कर इस घर में जगह दी, तो जेठानी जी को भी माफ़ कर उन्हें वापस घर बुला लीजिए ना। आंखों में नमी लिए बोली। जय और प्रिया ने भी यही बात दोहराई, पर बीजी चुप थी। बीजी ने बहुत प्यार से सक्षम के सर पर हाथ फेरा और गहरी सांस लेकर उससे अलग हुई। बीजी आपने मुझे माफ़ कर दिया। सक्षम अब खुश नजर आ रहा था। मैं अपने बेटे से कब तक नाराज़ रह सकती हूँ। मैंने तुझे माफ़ कर दिया। जा बहू को घर ले आ। बीजी आंखों में नमी लिए बोली। अब सबकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अब सक्षम भी खुश था। सब लोग अपना सामान बांधो, हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ अब सक्षम और उसकी बीवी रहेगी। ये सुनते ही सबके चेहरे की मुस्कुराहट फिर से गायब हो गई। कोमू पागल हो गई है, अपना घर छोड़कर कहाँ जाएंगे हम। बाबूजी भी गुस्से में चिल्ला उठे। ये घर हमारा नहीं है, सक्षम का है। अब सक्षम और उसकी बीवी ही इस घर में रहेगी। बीजी आप ये कैसी बातें कर रही हैं। मेरा जो भी है आपका ही तो है। ये घर मैंने आपके और बाबूजी के नाम पर बनवाया था। ये घर आप दोनों का है बीजी। आप इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। सक्षम आंखों में आंसू लिए हुए बोला। अगर तूने मुझे अपना माना होता तो मेरी बात मानता, पर अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। बीजी ने जाने के लिए कदम बढ़ाया तो सक्षम बीजी के सामने आ गया। आप यही चाहती हैं ना, मैं उससे ना मिलूं तो ठीक है, मैं दीक्षा से नहीं मिलूंगा, पर दूसरी शादी का मत कहिए, मैं नहीं कर पाऊंगा। सक्षम अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अपने कमरे में चला गया। बीजी कुछ पल वहीं खड़ी रही और फिर अपने कमरे की तरफ मुड़ गई। ठंड पड़ गई तुझे, घर में कलह करा के। बाबूजी गुस्से में बीजी के पीछे आए तो बीजी ने भी गुस्से में अपनी अटैची साइड में फेंक दी। आपको भी तो मैं ही गलत नज़र आ रही हूँ। ये नहीं दिख रहा कैसे वो दीक्षा हमारे घर को तोड़ रही है। चिल्ला मत मुझ पर। इतने साल तेरी सुनता आया, पर अब एक शब्द नहीं सुनूंगा। दीक्षा इस घर की बहू है और मैं उसे लेने जा रहा हूँ। अगर आपने ऐसा किया ना तो आप मेरा मरा मुँह देखेंगे। कामिनी। बाबूजी के हाथ व्हीलचेयर पर कस गए। अचानक उनकी सांसें उखड़ने लगी। लक्ष्मण दौड़कर बाबूजी के लिए पानी लेकर आया, पर बीजी अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। अरे डायन भी साथ घर छोड़कर वार करती है, पर तू तो अपने घर को। बाबूजी खांसने लगे। लक्ष्मण ने आकर उन्हें पानी पिलाया। हाँ, डायन, चुड़ैल, राक्षस सब मैं ही हूँ। बीजी फिर से कमरे में चली गई और गुस्से से दरवाज़ा बंद कर लिया। बाबूजी अब गुस्से से दरवाजे को घूर रहे थे। किरण नीचे आई और अब भी सबको यहीं जमा देखकर सर झटककर अपने काम में लग गई। दीक्षा पूरे दिन सक्षम का इंतजार करती रही, पर सक्षम नहीं आया। उसे लगा सक्षम किसी काम में फंस गया होगा, इसीलिए वो चुपचाप खाना खाकर घर के कुछ कामों में लग गई। सक्षम ने तो जैसे खुद को कमरे में बंद कर लिया था।
वो बस दीक्षा की तस्वीर अपने हाथ में लिए रोए जा रहा था। तभी उसके कमरे का दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। सक्षम ने अब अपने आंसू पोंछ लिए और खुद को सामान्य कर दरवाजे पर आया। सामने दरवाज़ा खोला तो हाथ में खाने की थाली लिए किरण खड़ी थी। माई ने आपके लिए खाना भिजवाया है। बीजी से कहना मुझे भूख नहीं है। किरण ने अब बीजी की तरफ देखा जो अपना दुपट्टा पकड़े साइड में खड़ी थी। ये सुन उनके चेहरे पर गुस्से वाले भाव उभर आए। बीजी सक्षम के सामने आई। हाँ, तेरी बीवी जो नहीं है तुझे खिलाने के लिए, फिर भूख कैसे लगेगी? सक्षम ने बीजी को देख अपना सर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। बीजी ने किरण के हाथ से खाना लिया और उसे जाने के लिए कहा। किरण वहाँ से चली गई। तेरी माँ भूखी बैठी है, कल से कुछ नहीं खाया है मैंने, और एक तू है जिसे अपनी बीजी की कोई फिक्र ही नहीं। बीजी आपने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम आप परेशान होकर बीजी को अंदर ले आया और उन्हें बिस्तर पर बैठा दिया। बीजी मैं आपको खुद अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। सक्षम ने एक टुकड़ा तोड़ बीजी की तरफ बढ़ाया। बीजी ने उसके हाथ से टुकड़ा खा लिया। अब अपनी माँ के हाथ से खाना नहीं खाएगा? नहीं बीजी, बचपन से आपके हाथ से ही खाता आया हूँ। कहते हुए वो भी बीजी के हाथ से खाना खाते हुए मुस्कुरा दिया। बीजी अब उसको खाना खिला रही थी और वो उनके पैरों के पास चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में दीक्षा की तस्वीर थी जिसे उसने अपने पीछे छुपा रखा था। तुझसे पहले मेरे 3 बच्चे पैदा होने से पहले ही मर गए। तू चौथा बच्चा था जो जिंदा बच पाया। तू हमारे लिए क्या था हम तुझे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए तेरी खुशी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर दीक्षा अपना फ़ौज का सपना छोड़ इस घर में वापस आकर तेरा ख्याल रखे, मुझे खुश रखे, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। पर सक्षम मुझे डर है कि अगर वो फ़ौज में चली गई तो उसके बाद तेरा ख्याल कौन रखेगा? सक्षम ये सब ध्यान से सुन रहा था। मैं दीक्षा से दूर रहूँगा बीजी, पर मैं उसके सपने को कभी उससे दूर नहीं होने दूंगा। वो इतना बोलकर उठ खड़ा हुआ। बीजी ने अब गुस्से में खाने के प्लेट पर अपनी पकड़ कस ली और उठकर वहाँ से बाहर चली गई। सक्षम ने एक नज़र बीजी को जाते हुए देखा। उसकी आंखों में फिर एक बार नमी आ गई। मुझे माफ़ करना दीक्षा, मैं अपना वादा नहीं निभा पाया। उसकी आंखों में नमी आ गई। बीजी नीचे आई और सक्षम के बारे में सोचते हुए सोफे पर बैठ गई। ऐसा क्या करूं जिससे दीक्षा अपना सपना भूलकर सिर्फ सक्षम के बारे में सोचे और इस घर में वापस आ जाए? बीजी परेशान होते हुए खुद से बोली, दीक्षा अगर सच में सक्षम से थोड़ा भी प्यार करती है तो वह वापस ज़रूर लौटेगी। मैं अपने बेटी की खुशी के लिए वो सब करूँगी जो एक माँ कर सकती है। इधर किरण जल्दी से काम खत्म कर अपने कमरे में आई। उसे इतनी जल्दी में देख महक को उस पर थोड़ा शक हुआ। वो उसके पीछे गई, पर वो उस तक पहुंच पाती इससे पहले ही किरण ने दरवाज़ा बंद कर लिया। इस किरण में तो कुछ गड़बड़ है, पता लगाना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा और दरवाजे के चाबी के छेद से अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। किरण जब दरवाज़ा बंद करके मुड़ी तो सामने उसकी माँ नहीं थी और बिस्तर पूरा खून से रंगा था। वो घबराकर बाथरूम की तरफ भागी। टोटो दरवाज़ा खोलो। किरण ने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया। बाथरूम का दरवाज़ा खुला पर महक को उस छोटे से छेद से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ये टोटो कौन है? ये अपनी माँ को टोटो बोलती है। महक और अंदर झांकने की कोशिश करने लगी। तभी प्रिया वहाँ आ गई। उसे इस तरह किरण के कमरे में झांकते देख ना जाने उसे क्या शरारत सूझी। उसने धीमे धीमे आगे बढ़कर महक की कमर पर जोर से चूटी काट ली। महक जोर से चीख उठी। महक की आवाज़ सुन किरण अब सतर्क हो गई। तुम यहीं रहना, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। वो बाथरूम की तरफ देखते हुए बोलकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। प्रिया की बच्ची। वो गुस्से में प्रिया के पीछे भागी। तभी किरण ने दरवाज़ा खोला। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर चीखा कौन? किरण ने इधर उधर देखा तो उसे प्रिया और महक दिखाई दी, जो अब एक दूसरे के बाल खींचते हुए एक दूसरे से लड़ रही थी। किरण ने गहरी सांस लेते हुए सांस बाहर छोड़ी। ये घर घर नहीं, चिड़ियाघर है। एक पल शांति नहीं, हमेशा कोई ना कोई नया तमाशा चालू रहता है। मेरा बस चले तो इन सभी को गोलियों से भून दूँ। किरण ने अपने दांत पीसते हुए फिर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने सामने की तरफ देखा। कोई बाथरूम से बाहर आ रहा था। वो एक 24-25 साल का लड़का था जिसके सीने पर पट्टियां बंधी हुई थी। आंखों के नीचे काले गड्ढे बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी रातों से सोया नहीं होगा। मैं यहाँ और नहीं रुकूंगा, मैं थक गया हूँ तुम्हारी माँ बनने का नाटक करते करते, वो गुस्से से बोला। किरण ने उसे गुस्से से घूरा। तुम्हारे गले में बंधे तावीज़ में जहर है। अगर ये सब नहीं करना तो खा के मर जाओ, पर अगर तुम्हारी वजह से मैं पकड़ी गई तो अच्छा नहीं होगा। ये सुनते ही टोटो किरण पर झपट पड़ा। मैं तुम्हें मार सकता हूँ। तुम्हें गोली लगी है, अगर तुम्हें समय पर इलाज नहीं मिला तो वैसे भी तुम जिंदा नहीं बचोगे। किरण उसका हाथ पकड़कर हल्के से हंसी तो वो उसकी गर्दन झटक कर उससे दूर हट गया। किरण बेड पर बिखरे कुछ कपड़ों की तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही उन्हें हटाया उसके नीचे बड़ी बड़ी भारी बंदूकें थी। किरण ने उनमें से एक बंदूक को उठाया। अगर हमें यहाँ से जल्दी निकलना है तो सिर्फ एक रास्ता है। हम अपने साथियों को बुलाकर इस पूरे मोहल्ले को अपनी बंदूक की नोक पर बंदी बना लें और सरकार से मांग करें इन लोगों की जान के बदले। हमारी सब मांगों को पूरा कर हमें सुरक्षित यहाँ से जाने दिया जाए। एक तबाही हम कर चुके हैं, एक और सही। टोटो मुस्कुरा दिया।
शाम का वक्त, दीक्षा अपने कमरे में बैठी कुछ किताबें पढ़ रही थी। अचानक उसके घर की डोर बेल बजी। सक्षम आया होगा। वो किताब साइड में रख दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने बीजी को देख हैरान रह गई। उनके साथ किरण भी थी, जो चुपचाप उनके पीछे खड़ी थी। बीजी, आप अंदर आइए। किरण बीजी अंदर आई तो ये है दीक्षा, दिखने में तो ठीक ही लग रही है, फिर कमी क्या है इसमें जो इस लड़की के पीछे पूरा बतरा परिवार रो रहा है। मुझे क्या, किरण ने मन ही मन बोलते हुए गहरी सांस ली। बीजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। दीक्षा रसोई की तरफ मुड़ी तो बीजी ने उसे रोक दिया। मैं यहाँ तुझसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। जी बीजी, पहले आप बैठ जाइए। और आप? दीक्षा ने सवालिया नजरों से किरण को देखा। किरण कुछ बोलती कि उससे पहले बीजी उसे रोकते हुए बोली, ये सक्षम की होने वाली पत्नी है। कुछ दिन बाद सक्षम और इसकी शादी है। किरण और दीक्षा दोनों ही हैरानी से बीजी की तरफ देख रही थी। ये बुढ़िया पागल हो गई है क्या? किरण गुस्से में दांत पीसने लगी पर बोली कुछ नहीं। दीक्षा की आंखों में अब आंसू आ गए। बीजी, सक्षम ने हाँ कर दी। बीजी ने गहरी सांस ली। अभी हाँ नहीं की है, जल्द ही कर देगा, जब तू उसे कहेगी। नहीं बीजी, मैं सक्षम से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उससे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहूँगी। दीक्षा ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और पूरी निडरता के साथ बीजी से बोली, सक्षम की मर्जी के बिना मैं भी उसकी शादी नहीं करना चाहती, पर तूने मेरे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा। तुझे मालूम है, एक फौजी बॉर्डर पर अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी रक्षा करता है। पीछे उसके माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे हमेशा इस डर में रहते हैं कहीं किसी दिन उनका बेटा, भाई, पति, पिता शहीद ना हो जाए। मुझे भी अपने बेटे की फिक्र है। मैं चाहती हूँ तू अपना सपना छोड़कर मेरे बेटे को चुने, उसकी खुशियों में शामिल हो, उसके दुख में रोए, हर मोड़ पर उसके साथ खड़ी हो। मेरी बड़ी बहू घर की हर जिम्मेदारी संभाले, जैसे बाकी बहुएं करती हैं वो सब करे। तेरे पापा विजय सिंह चौधरी खुद एक आर्मी ऑफिसर थे। तो अच्छे से समझ सकती है अपनी ज़िंदगी के कितने साल उन्होंने तेरे साथ बिताए हैं और कितने साल बॉर्डर पर। वो तो आदमी थे। तेरी माँ ने घर की और बच्चों की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, पर तू कैसे करेगी? देश की रक्षा की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है दीक्षा, तू नहीं कर पाएगी, छोड़ दे ये सब। घर चल, सक्षम तेरा इंतज़ार कर रहा है। दीक्षा मुस्कुराई। मैं आपके बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ बीजी, अपना सपना भी भूल सकती हूँ। बीजी खुश हो गई। मुझे तो उससे यही सुनना था। चल आजा, सामान बांध ले, घर चलते हैं। दीक्षा ने नाम में सर हिला दिया। मेरी बात पूरी नहीं हुई बीजी। बीजी अब दीक्षा की तरफ देखने लगी। और क्या बोलना बाकी है? दीक्षा ने गहरी सांस ली। मैं आपके बेटे के लिए अपना सपना भूल सकती हूँ, पर अगर मैंने ऐसा किया तो आपका बेटा मुझे पूरी ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करेगा। उसे हमेशा यही लगता रहेगा कि उसकी वजह से मेरा सपना टूटा। बस उस बम धमाके में मेरा परिवार पहले ही मुझसे छिन चुका है। अब मैं सक्षम को नहीं खोना चाहती। सब कुछ आपके हाथ में है, मान जाइए बीजी। मुझ पर बस कर एक बार भरोसा कर दीजिए, मैं देश और घर दोनों संभाल लूँगी। दीक्षा ने बीजी का हाथ पकड़कर विनती की, पर बीजी ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। तुझे जो करना था तूने कह दिया, अब मेरा फैसला सुन। मेरे बेटे से दूर रहना। अगर तूने कभी भी मुझे अपनी माँ माना है तो तू खुद सक्षम से चलकर कहेगी कि वो किरण से शादी कर ले। दीक्षा ने खुद को मजबूत बनाते हुए हाँ में सर हिलाया। मैं कहूँगी सक्षम से कि वो किरण से शादी कर ले, सिर्फ इसीलिए क्योंकि सच में मैंने आपको अपनी माँ माना है। बोलते वक्त दीक्षा के शब्द अटक रहे थे। बीजी अब और ज़्यादा गुस्से में आ गई। वो किरण की तरफ मुड़ी, जो खुद भी बहुत गुस्से में दीवार पर लगी कैप्टन विजय सिंह चौधरी की तस्वीर को बहुत गुस्से से घूर रही थी। इस तस्वीर में जसमीत जी और 12 साल के दीक्षा और 16 साल का अनमोल साथ में खड़े थे। चल किरण। बीजी किरण का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। बीजी के जाते ही दीक्षा लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। क्यों होता है ऐसा? मैं जिससे भी प्यार करती हूँ सब मुझसे दूर क्यों हो जाते हैं? दीक्षा की आंखों से बहता एक आंसू इस बात का गवाह था कि वो इस वक्त कितना दर्द में थी। इधर बीजी किरण को बाहर लेकर आई तो किरण ने झटके से अपना हाथ बीजी से छुड़ा लिया। ये क्या किया आपने माई? वो आपकी बहू और मैं आपकी नौकरानी। नौकरानी नहीं, होने वाली बहू है तू मेरी। तेरी शादी मैं सक्षम से करवाऊंगी। मेरे सक्षम से शादी करेगी ना? बोल। बीजी की बात सुन किरण मुस्कुराई। माई, आपने मुझ पर इतने एहसान किए हैं, मुझ गरीब को अपने घर की बहू बनाकर एक और एहसान कर रही हैं। मैं आपको मना कैसे कर सकती हूँ? मैं आपके बेटे से शादी करूँगी। बीजी ने अब खुश होकर किरण को गले से लगा लिया। किरण मन ही मन मुस्कुराई। मेरे बापू को मारा इसके बाप ने, मुझे अनाथ किया और मैंने जाने अनजाने इसे अनाथ कर दिया। अब इसके पति को भी मार कर यहाँ से उड़न छू हो जाऊंगी। उस विजय सिंह चौधरी के किसी वंशज को सुखी नहीं रहने दूंगी। बीजी किरण के साथ घर आई। बाबूजी, लक्ष्मण, प्रिया, जय, महक सब उसी तरह परेशान थे। सक्षम अब तक अपने कमरे में से नीचे नहीं आया था। किरण तू अपने कमरे में जा। जी माई। किरण चुपचाप अपने कमरे में चली गई। बीजी ने सबकी तरफ देखा और फिर बाबूजी की तरफ देखते हुए बोली, मैंने एक फैसला किया है। कोमू, अब तो सुधर जा। अपने बच्चों की तो तुझे पड़ी ही नहीं है। बाबूजी गुस्से से बोले।
मेरा फैसला सुन लीजिए पहले, बीजी अपने दांत पीसते हुए बोली। सबके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे उन्हें अब बीजी के किसी फैसले को सुनने में दिलचस्पी नहीं बची थी। मैं किरण की शादी सक्षम से करा रही हूँ। जैसे ही सबने ये सुना सबके चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। अचानक सीढ़ियों से कुछ गिरने की आवाज़ आई। सबने उस तरफ देखा तो सीढ़ियों पर सक्षम खड़ा था, जिसके हाथ से अभी अभी जग छूटकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़क आया था। सक्षम को देख बीजी थोड़ा घबरा गई। किरण, सक्षम बहुत गुस्से से चिल्लाया। सब हैरान थे क्योंकि वो लोग सक्षम को पहली बार इतने गुस्से से देख रहे थे। किरण अपने कमरे में टोटो के सीने पर पट्टी बांध रही थी। तुम्हें ये कैसी बीमारी है? तुम्हारा खून रुक क्यों नहीं रहा? जब तुम्हें बीमार बूढ़ी की एक एक्टिंग करनी है तो उसी तरह बिस्तर पर पड़े रहा करो। परेशान हो गई तुम्हारे खून के धब्बों से भरी बेडशीट बदलते बदलते। टोटो ने किरण को घूरा। मुझे अगर तुम कल सुबह डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई तो जान ले लूँगा मैं तुम्हारी। मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। टोटो ने दर्द से अपने सीने पर हाथ रख लिया। किरण उसे कुछ बोलती कि तभी उसको सक्षम की आवाज़ आई। वो गुस्से में पैर पटकते हुए बेड से उतर गई। इस घर में किसी को भी चैन नहीं है। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर आई। जी सक्षम जी। उसने अपना सर झुका लिया। सक्षम किरण की तरफ पलटा। मैं तुम्हें लोमे की तरह अपनी बहन मानता हूँ। बीजी इस वक्त अपने होश में नहीं है। तुम कैसे शादी के लिए मान सकती हो? बहन सुनते बीजी और किरण दोनों का ही मुंह बन गया। बहन एक ही है तेरी, सबको क्यों अपनी बहन बनाता फिरता है? बीजी अब थोड़ा गुस्से से बोली। सक्षम चलकर बीजी के सामने आया। बीजी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, आपसे खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, पर दीक्षा के अलावा इस दुनिया की हर औरत या लड़की को मैं माँ और बहन की नज़र से ही देखता हूँ। ये आप ही के संस्कार हैं बीजी। मैं इस जन्म में तो दीक्षा के अलावा अब किसी का नहीं हो सकता। आप मुझे मेरी जान मांगेगी तो भी मंजूर है, पर ये नहीं। हाँ भैया, मैं एक नौकरानी को भाभी नहीं मान सकता। दीक्षा भाभी लाखों में एक हैं। जय की बात सुन बीजी उसे घूरने लगी तो जय ने अपना सर झुका लिया। बच्चे को घूरने से कुछ नहीं होगा कोमू, आज तो तूने अपनी सारी हदें पार कर दी। दीक्षा इस घर की बहू है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाबूजी गुस्से से बोले। जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं ना, मैं गई थी उसके पास उसे लेने। कहा उसे कि घर लौट आए, पर उसे मेरे सक्षम से ज़्यादा अपना सपना प्यारा है, वो नहीं आई। सब ये सुनकर हैरान हो गए। बीजी, आप दीक्षा के घर गई थी? क्यों? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं उससे नहीं मिलूँगा। जाना पड़ा। तेरी हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे। माँ हूँ ना, गलती हो गई जो ये सोच कर चली गई कि शायद एक माँ की ममता देखकर ही मान जाए। सक्षम ने सुकून की सांस ली। दीक्षा ने भावनाओं में बहने की बजाय समझदारी से फैसला लिया। अगर वो बीजी की बात मान लेती तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाता। सक्षम मन ही मन बोला। सक्षम। बीजी पीछे से दीक्षा की आवाज़ आई। सबका ध्यान उस तरफ गया तो सामने दीक्षा खड़ी थी। दीक्षा को देख सबके मन में एक उम्मीद सी जगी। वहीं सक्षम दीक्षा को यहाँ पर देखकर हैरान हो गया। दीक्षा ने आगे बढ़कर बीजी के पैर छुए, पर बीजी ने उसे आशीर्वाद देने के बजाय उससे मुंह फेर लिया। दीक्षा ने इस बात का बुरा नहीं माना। वो हौले से मुस्कुराई। उसने सक्षम की तरफ देखा तो सक्षम उसी की तरफ देख रहा था। और दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेना चाहते थे, पर परिवार की बंदिशों ने उन्हें बांध रखा था। दीक्षा सक्षम से नजरें हटाकर बाबूजी के सामने आई। उसने बाबूजी के पैर छुए। आप कैसे हैं बाबूजी? घर की लक्ष्मी घर से बाहर है, ऐसे में कैसे ठीक रह सकता हूँ मैं? बोल। घर लौटा बेटा। बाबूजी ने दीक्षा के सर पर हाथ फेरा। मैं भी घर लौटना चाहती हूँ, पर एक फौजी बनकर। पर शायद मेरा सपना और मैं साथ में इस घर में नहीं रह सकते। दीक्षा अब उठकर अब प्रिया के पास आई। प्रिया, कैसी हो तुम? ठीक हूँ भाभी, मुझे उस नौकरानी को भाभी नहीं बनाना है। आप घर आ जाओ, आप वापस। किरण तो ये सुन रही थी। बार बार नौकरानी सुन सुनकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। वो गुस्से में तेज़ी से अपने कमरे की तरफ दौड़ गई। दीक्षा प्रिया से कुछ नहीं बोली। भाभी, मैं भी प्रिया के साथ हूँ, आपको घर वापस आ जाना चाहिए। जय बोला। हाँ जेठानी जी, घर लौट आओ। मुझे वो किरण घर पर घोटाला लगती है। सुबह भी अपनी माँ को टोटो बोल रही थी। दीक्षा भाभी, आपसे बेहतर भैया को कोई नहीं मिल सकता, लक्ष्मण बोला। सबकी लौट आने की विनती सुनकर दीक्षा की आंखें भर आई थी। उसकी नज़र एक बार फिर सक्षम से मिली। दोनों आंखों के इशारे से एक दूसरे को समझा रहे थे। अंत में दीक्षा ने गहरी सांस ली। बीजी की बात मान लो सक्षम, और कर लो की शादी किरण से। मैं नहीं चाहती बीजी हमारी वजह से और परेशान हो। दीक्षा के शब्दों ने सक्षम को बुरी तरह से तोड़ के रख दिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि दीक्षा ऐसा कहेगी। हालांकि वो जानता था कि बीजी ने ही दीक्षा को ये कहने के लिए कहा होगा,
पर फिर भी उसे दीक्षा से ये उम्मीद नहीं थी वो बीजी की बातों में आकर उससे इतनी बड़ी बात बोल देगी। सबको दीक्षा की बात बुरी तरह अखर रही थी। बीजी भी कोई खुश नहीं थी। वो जानती थी कि सक्षम दीक्षा से प्यार करता है। उन्होंने बस गुस्से में किरण और बाकी परिवार वालों के सामने सक्षम की शादी किरण से करने की बात कह दी थी। असल में तो बीजी खुद भी यही चाहती थी कि दीक्षा वापस लौट आए। बाहर से अचानक कुछ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी। ये आवाज़ें सुन पूरा परिवार घबराकर बाहर की तरफ भागा, लेकिन गोलियों की आवाज़ ने उनके कदम वहीं जमा दिए। किरण के साथियों ने बंदूक की नोक पर कुछ बच्चों और औरतों को पकड़ लिया था। उनमें से कुछ को वो गोलियों से भून भी चुके थे। किरण और टोटो उन गोलियों की आवाज़ें सुन अपने हथियार उठाते हुए हंस रहे थे। उन्हें अब एक बार फिर तबाही लाने का मौका जो मिल गया था। मानना पड़ेगा, तुम थोड़ी समझदार तो हो। क्यों ना सच में अब मैं तुमसे शादी कर लूँ? सक्षम बोला तो किरण सक्षम की तरफ बढ़ी। दीक्षा ने सक्षम को हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पत्नी जिंदा है अभी, ऐसा करने का सोचना भी मत, मार देते हैं इसकी पत्नी को। टोटो ने जैसे ही दीक्षा की तरफ बंदूक उठाई, सक्षम ने दीक्षा को अपने पीछे कर लिया। यहाँ जान पर बनी हुई हैं, इन्हें इश्क लड़ाने से फुर्सत नहीं। वाह, महक बड़बड़ाई। किरण ने टोटो को हाथ से इशारा से रुकने को कहा। इसे नहीं टोटो, इसके पीछे कोई रोने वाला नहीं है। बेचारी को अनाथ तो हम पहले ही कर चुके हैं, जैसे इसके पिता कैप्टन विजय सिंह चौधरी ने मेरे पिता को मारकर मुझे अनाथ किया था। किरण गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए बोली। दीक्षा और बाकी घरवाले ये सुनकर हैरान रह गए। वैसे मानना पड़ेगा, हम दोनों की किस्मत थोड़ी बहुत एक जैसी है। तुम्हारे पिता ने मुझे अनाथ किया, पर फिर भी मारे गए, और मैंने तुम्हें अनाथ किया। तुम अपने पिता की जगह लेना चाहती हो और मैं अपने पिता की। बस फ़र्क इतना है कि मैं और तुम आमने सामने खड़े हैं। दीक्षा ने किरण को घूरते हुए अपनी मुट्ठियां भींच ली। मेरे पिता वफादारी के लिए शहीद हुए, पर तुम्हारे पिता गद्दारी के लिए मारे गए। अचानक किरण ने गुस्से में दीक्षा पर गोली चला दी। सक्षम ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। गोली सक्षम की बाह को निकल गई। वो दर्द से कराह उठा। सक्षम! बीजी और दीक्षा ने सक्षम को संभाला। अब सब और ज़्यादा घबरा गए थे। अचानक कुछ नकाबपोश अंदर आए। इन सबको बाहर ले आओ और सबके साथ बांध दो। जितने भी बच्चे हैं उन सबको अंदर लेकर आओ। हम सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे। वो जितनी देर करेंगे उतनी जल्दी सब बच्चे मरेंगे। तुम बच्चों को क्यों बीच में ला रही हो? बीजी गुस्से से बोली। ए बुढ़िया, चुप कर, वरना यहीं खोपड़ी खोल के रख दूंगी। टोटो गुस्से से चिल्लाया। अरे अब तो चुप कर जा कोमू, सक्षम को गोली लगी है, वो इतने दर्द में है। कभी तो दूसरों की छोड़ अपने बच्चों की फिक्र किया कर। बीजी अब आंखों में आंसू लिए सक्षम के पास बैठ गई। मुझे माफ़ कर दे सक्षम, ये सब मेरी वजह से हुआ। सक्षम ने अपनी बाह को कसकर पकड़ा हुआ था। नहीं बीजी, आपने तो इन लोगों पर भरोसा किया था। आप तो इनकी मदद करना चाहती थी। आपने कुछ गलत नहीं किया। हाँ बीजी, सक्षम सही कह रहा है। गलत ये लोग हैं, आप नहीं। दीक्षा बोली। तभी उन नकाबपोशों ने आकर प्रिया और जय पर बंदूक तान दी। बाहर चलो। प्रिया अब रोने लगी। जय, प्रिया। बाबूजी और बीजी उनकी तरफ बढ़े तो उन नकाबपोशों ने उन दोनों को धक्का दे दिया। लक्ष्मण और सक्षम ने उन दोनों को संभाला। फ़ोन ले लो सबके, टोटो बोला। दीक्षा ने ये सुनते ही अपना फ़ोन ऑफ कर सबकी नज़रों से बचाकर अपनी बाजू के अंदर एक एक्स्ट्रा पॉकेट में छुपा दिया। सक्षम, चलो बाहर, इनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं। सक्षम ने हाँ में सर हिला दिया। लक्ष्मण, महक, जय, प्रिया, बाबूजी और बीजी के साथ हाथ ऊपर किए आगे चलने लगे। तुम लोगों के लिए अलग से कार बनवाऊँ? चलो। किरण सक्षम दीक्षा को आगे की तरफ धकेलते हुए बाहर ले आई। सिर्फ 8 नकाबपोशों ने बंदूक के दम पर सबको बंदी बना रखा था। कस्तूरी और उसका परिवार भी उनके बीच था। कस्तूरी की बहू माँ बनने वाली थी। कस्तूरी और उसका बेटा उन नकाबपोशों से हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कि वो उन्हें छोड़ दें, उनकी बहू को कोई नुकसान ना पहुंचाए। इस प्रेग्नेंट औरत और बाकी बच्चों को उठाकर अंदर ले आओ। यहाँ कोई डॉक्टर है तो उसे भी अंदर ले आओ। टोटो ने बोलते हुए अपने सीने पर हाथ रखा। उसे अभी भी दर्द था। उन नकाबपोशों ने ज़बरदस्ती कस्तूरी की बहू को उठा लिया। हर माँ से उनके बच्चे को छीन लिया गया और उन्हें अंदर ले गए। क्या यहाँ एक डॉक्टर नहीं है? टोटो फिर से गुस्से से चिल्लाया। उन नकाबपोशों ने दीक्षा, सक्षम, बीजी, बाबूजी, लक्ष्मण, महक और जयप्रिया को उन सबके बीच बैठा दिया। लक्ष्मण की बाह से तेज़ी से खून बह रहा था। उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा था, पर वो एक भी शब्द बोले बिना चुपचाप अपना दर्द सह रहा था। दीक्षा, बीजी दोनों ही अपना दुपट्टा सक्षम की बाजू पर बांधने को हुई, लेकिन बीजी को देख दीक्षा खुद ही पीछे हट गई। एक दुपट्टे से काम नहीं चलेगा, तू भी बांध। सक्षम का इतना खून बह रहा है, दिख नहीं रहा तुझे?
विजी बोली तो दीक्षा तुरंत ही उसकी बाह पर दुपट्टा बांधने लगी। मेरी बहू, मेरा पोता। कस्तूरी ज़ोर ज़ोर से रोई जा रही थी। मैं कहाँ फंस गई। अच्छा हुआ मेरे माँ बाप दूसरे पिंड में रहते हैं, वरना वो भी खतरे में पड़ जाते। महक खुद से बोली। आज महक को अपने माता पिता की बहुत याद आ रही थी। उनमें से एक नकाबपोश सबके फ़ोन छीन रहा था। वो सक्षम और दीक्षा के पास आया। सक्षम ने अपना फ़ोन निकाल कर दे दिया। मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गई, दीक्षा बोली। झूठ बोल रही है। अचानक उस नकाबपोश ने दीक्षा की तरफ हाथ बढ़ाया तो सक्षम ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी दीक्षा कभी झूठ नहीं बोलती। उसने कहा है उसके पास फ़ोन नहीं है तो भरोसा करो, उसके पास फ़ोन नहीं होगा। ये सुनकर उस नकाबपोश ने सक्षम को बहुत ज़ोर से लात मारी। सक्षम पीछे की तरफ जा गिरा। सक्षम बेटा तू ठीक है? भैया आप ठीक हैं? लक्ष्मण और बीजी ने उसे संभाला। दीक्षा की आंखों में अब आंसू आ गए। वो बहुत गुस्से से उस नकाबपोश को घूरने लगी। वो नकाबपोश फिर से दीक्षा की तरफ बढ़ा। उसे छोड़ो और जाकर कोई डॉक्टर ढूंढो। टोटो की आवाज़ सुनकर वो नकाबपोश दीक्षा को छोड़ आगे बढ़ गया। दीक्षा ने गहरी सांस ली। सक्षम तुम ठीक हो? दीक्षा मैं ठीक हूँ। सक्षम ने अभी कसकर अपना हाथ पकड़ा हुआ था। सक्षम तुम्हें गोली लगी है, हमें इसे निकालना होगा। दीक्षा बहू तुम जानती हो इस पिंड में कोई भी डॉक्टर नहीं रहता, इसके लिए हमें शहर जाना होगा। इन हालातों में हम क्या कर सकती हैं? पीजी परेशान होकर बोली। पीजी शांत हो जाइए, ये सिर्फ 8 हैं। उन 8 में से एक वो टोटो, ध्यान से देखो, उसने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ है, वो घायल है। अब बचे कितने? 7 लोग। हम उनसे कहीं ज़्यादा हैं और अगर हम साथ आ गए तो वो हमारा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, पर हमें सावधानी से काम लेना होगा। मैं नहीं चाहती किसी की जान जाए। दीक्षा कुछ सोचते हुए बोली। दीक्षा खबरदार, तुम इस वक्त खुद को खतरे में नहीं डालोगी। सक्षम अपनी बाह पकड़े हुए बोला। सक्षम मैं अपनी या किसी की जान खतरे में नहीं डाल रही हूँ। इस वक्त हम सब फंस चुके हैं, हमें समझ से काम लेना होगा। जेठानी जी ये भी तो देखिए ना, इनके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें हैं और हमारे हाथ खाली हैं, और हो सकता है इनके पास बॉम्ब भी हो। एक फोड़ दिया ना तो हम सब उठ जाएंगे। आपकी ये बातें फिर किसी के काम नहीं आने वाली। महक मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा डर, लेकिन ये लोग हमारे इसी डर का फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या बातें हो रही हैं वहाँ? तुम उठो। किरण को उन सब में कुछ फुसफुसाते देख उसे कुछ गड़बड़ लगी। दीक्षा, सक्षम और बाकी सब घबरा गए। किरण दीक्षा के पास आई। तुम उठकर अंदर चलो। किरण दीक्षा के पास आकर बोली। नहीं दीक्षा कहीं नहीं जाएगी। सक्षम ने कसकर दीक्षा का हाथ पकड़ लिया। ये तो जाएगी, तुम उठती हो या एक और गोली मारो तुम्हारे पति को। किरण ने सक्षम पर गन तान ली, पर सक्षम ने दीक्षा का हाथ नहीं छोड़ा। दीक्षा बुरी तरह घबरा गई। मैं चल रही हूँ। नहीं दीक्षा तुम नहीं जाओगी, मुझे जाने दो सक्षम। उसने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाया और किरण के साथ चली गई। सक्षम की आंखों में नमी आ गई। उसने उठने की कोशिश की तो एक नकाबपोश ने उसके सर पर बंदूक तान दी। जहाँ हो वहीं बैठी रहो। सब अब और ज़्यादा घबरा गए। सक्षम को दीक्षा की बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इस पूरे पिंड में कोई डॉक्टर नहीं है। एक नकाबपोश टोटो के पास आकर बोला, मैं वैद्य हूँ, मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। सक्षम ने अपना हाथ ऊपर उठाया तो सब हैरानी से देखने लगे। ये क्या बोल रहा है तू सक्षम? पाऊजी घबराते हुए बोले। पाऊजी बीजी मैं वैद्य हूँ, मुझे दवाइयों की अच्छी खासी जानकारी है। सक्षम ने अपनी बीजी और बाऊजी को आंखों से इशारे से चुप रहकर उसका साथ देने के लिए कहा। हाँ मेरा बेटा वैद्य है, बीजी ने कहा। वैद्य? लेकिन कब से? ये तो 10वीं। कस्तूरी आगे बोलती कि महक जोर से चिल्लाई। मेरे जेठ जी वैद्य हैं, वो आपकी बहू जो अंदर है उसका भी ख्याल रखेंगे। कस्तूरी ये सुनकर कुछ समझकर चुप हो गई। टोटो के लिए तो ये डूबते को तिनके का सहारा मिलने जैसा था। इसे अंदर भेजो। सक्षम की आंखों में चमक आ गई। बीजी और बाऊजी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उन दोनों ने सक्षम के सर पर हाथ फेरा। अपना और दीक्षा बहू दोनों का ख्याल रखना। जी बीजी, जी बाऊजी। लक्ष्य, महक, बीजी, बाऊजी और जयप्रिया का ख्याल रखना। जी भैया, आप जाइए, मैं सबका ख्याल रखूँगा। हाँ जेठ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए। सक्षम उठा और उन सबके साथ अंदर चला आया। दीक्षा पीछे की तरफ अपने हाथ बांधे चुपचाप किरण के सामने खड़ी थी। किरण उस पर बंदूक ताने उसे ऊपर से नीचे तक देख रही थी। हॉल में बहुत सारे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बैठा दिया गया था। उनमें से कस्तूरी की बहू भी थी जो बुरी तरह घबराई हुई थी। कुछ नकाबपोश आगे कैमरा लगा रहे थे। देख डॉक्टर ना सही, मुझे वैद्य मिल गया, अब मैं बच जाऊंगा, टोटो खुश होकर बोला। किरण और दीक्षा का ध्यान उस तरफ गया तो सक्षम को देखकर हैरान हो गई। सक्षम ने उसे आंखों के इशारे से शांत रहने के लिए कहा। तेरा पति तो बावर्ची है, फिर वैद्य कैसे बन गया? किरण ने सक्षम दीक्षा को घूरते हुए पूछा। चुप कर,
तू तो चाहती है मुझे मारना। इतनी मुश्किल से एक वैद्य मिला है जो मेरी जान बचा सकता है। टोटो ने किरण को झिड़क दिया। मैं वैद्य का काम जानता हूँ, मैं इनका इलाज कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी ये हमारा क्या कर लेगा, और तुम चुपचाप यहीं बैठो। किरण ने मुंह बनाया। दीक्षा ने कुछ नहीं कहा और वहाँ ज़मीन पर बैठ गई। टोटो गहरी सांस लेते हुए सोफे पर पसर गया। उसने अपने सीने के घाव को खोला। देख, क्या दिक्कत है? खून रुक क्यों नहीं रहा? मुझे 8-9 दिन पहले गोली लगी थी। गोली निकाल ली गई थी, लेकिन पुलिस हमारे पीछे थी, इसीलिए घाव में पूरी तरह से टाँके नहीं लग पाए थे। सक्षम ने अब दीक्षा की तरफ देखा। वो अब थोड़ा परेशान हो गया था। दीक्षा ने आंखों के इशारे से उसे शांत रहने के लिए कहा। सक्षम ने हाँ में सर हिलाया और टोटो के साथ बैठकर घाव देखने का नाटक करने लगा। टाँके टूट गए हैं, घाव अभी हरा है। सक्षम ने घाव को देखते हुए कहा, मालूम है मुझे, तू इलाज बता। सक्षम अब घबराहट से अपनी उंगलियां अपने अंगूठे पर मसलने लगा। इलाज? हल्दी का दूध। क्या? टोटो अचानक से खड़ा हो गया। दीक्षा को समझ आ गया था सक्षम फंसने वाला है। हल्दी में किसी भी घाव को भरने के गुण होते हैं। आपने किताबें तो पढ़ी होंगी। दीक्षा ने किरण और टोटो को घूरते हुए कहा। घूर मत, आंखें नीची कर। किरण ने उसके सर पर बंदूक के पीछे से हिस्से से मारा, जिससे दीक्षा पीछे की तरफ गिर गई। दीक्षा। सक्षम दीक्षा के पास जाता कि टोटो ने उसका हाथ पकड़ लिया। तेरी दीक्षा मर नहीं रही, जिंदा है वो अभी। मेरा इलाज कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। टोटो काफ़ी घबराया हुआ था। दीक्षा ने अपने माथे पर बहते खून को छुआ, फिर टोटो की तरफ देखा। उसने आंखों ही आंखों में सक्षम को अभी कुछ न करने के लिए कहा। सक्षम शांत हो गया। सब बच्चे अब रो रहे थे। नकाबपोश ने कैमरा चालू किया और सबका वीडियो बनाने लगा। बाहर बीजी बाऊजी सब लोग अपने बच्चों के लिए परेशान थे। रात हो चुकी थी। अंधेरे ने चारों तरफ अपने पैर पसार दिए थे। वो लोग अभी भी उसी तरह बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि किसी तरह उनके बच्चों और उनका परिवार सुरक्षित बच जाए। नकाबपोश हाथ में बंदूकें पकड़े उनके बीच में गश्त लगा रहे थे। अंदर दीक्षा उसी तरह पीछे की तरफ अपने हाथ बांधे बैठी हुई थी। सक्षम टोटो के घाव पर हल्दी लगा रहा था। वो नकाबपोश सबके रोते बिलखते हुए वीडियो बना रहा था। अचानक किरण ने एक 3 साल के बच्चे की कॉलर पकड़कर उसे बड़ी बेरहमी से उठाया। दीक्षा और सक्षम घबरा कर उठ खड़े हुए। वो उस बच्चे को कैमरे के सामने लेकर आई और उस पर बंदूक तान दी। वो बच्चा बहुत बुरी तरह से रो रहा था। हमें यहाँ से सुरक्षित कनाडा जाने के लिए पर्सनल जेट का इंतज़ाम करो। साथ ही 1 करोड़ रुपये और हमारा एक साथी जिन्हें पुलिस वालों ने पकड़ लिया था, उन्हें हमारे हवाले कर दो। अगर अगले 48 घंटों में हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो ये बच्चा बहुत बेरहमी से मारे जाएंगे। 48 घंटों के बाद हर बीतते पल में किसी की जान जाएगी और इसके जिम्मेदार आप सब होंगे। जैसे ही उसने ये बोला, नकाबपोश ने मुस्कुराकर वीडियो बनाना बंद कर दिया। इसे कमिश्नर और मीडिया को भेजो। लोगों का दबाव पड़ेगा तो काम होने की संभावना बढ़ जाएगी। किरण मुस्कुराते हुए बोली। तभी टोटो अपने सीने पर हाथ रखते हुए उठा। सिर्फ मीडिया को भेजो, कमिश्नर तक वीडियो अपने आप पहुंच जाएगा। मैं नहीं चाहता कमिश्नर अपनी पावर्स का यूज़ करके लोगों तक ये बात पहुंचने ही ना दे। एक बार आम लोगों के बीच हमारी दहशत फैल गई, ये कमिश्नर कुछ नहीं कर पाएगा। किरण को टोटो का उसे टोकना बिल्कुल पसंद नहीं आया। दीक्षा भी किरण के चेहरे पर आते जाते भावों को अच्छे से समझ गई थी। उसने कुछ सोचा और शांत बैठ गई। वक्त बर्बाद होगा। किरण किसी तरह खुद को काबू में रखकर बोली। वक्त की कमी मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। तुम्हारा वक्त बर्बाद नहीं होगा, इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ वही करो। और अब तुम मेरी बात नहीं काट सकती, क्योंकि मैं कमांडर हूँ। नकाबपोश ने भी किरण की बात ना मानकर टोटो की बात मानी और वो वीडियो एक प्राइवेट नंबर के ज़रिए उन्हें भेज दिया। अब कल सुबह तक तहलका मच जाएगा। टोटो मुस्कुराया और फिर से सोफे पर लेट गया। तुम ये हल्दी लगाते रहो, काफ़ी दिनों बाद आराम मिल रहा है, वो सक्षम से बोला। सक्षम का हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा था, फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाले हुए था। वो फिर टोटो के घाव पर हल्दी लगाने लगा। तुम बावर्ची भी हो ना, पहले मेरे लिए हल्दी का दूध लेकर आओ, फिर मेरे और मेरे साथियों के लिए खाना बनाओ। टोटो को सक्षम पर ऐसे हुक्म चलाते देख दीक्षा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वो चुप थी, क्योंकि उसे मालूम था कि यही सबसे अच्छा मौका है जब वो अपने छुपाए फ़ोन का इस्तेमाल कर पुलिस या किसी और से मदद मांग सकती हैं। सक्षम दीक्षा को एक नज़र देखकर रसोई की तरफ बढ़ गया तो अचानक लड़खड़ा कर घुटनों के बल गिर पड़ा। सक्षम! दीक्षा दौड़कर उसके पास आई। सक्षम, संभालो खुद को, मैं जानती हूँ तुम्हें दर्द हो रहा है, पर इस वक्त हम कुछ नहीं कर सकते। दीक्षा ने आंखों में आंसू लिए सक्षम के कंधे पर सर रख लिया। उसने खुद को संभालकर दीक्षा की आंखों से आंसू पोंछे। रोना बंद करो, मेरी दीक्षा रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
दीक्षा ने हाँ में सर हिलाया। रसोई में जा रही हो तो कुछ खा लेना और अपना ख्याल रखना। दीक्षा सक्षम के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोली, मैं जब तक अंदर खाना बना रहा हूँ तुम बाहर अपना ख्याल रखना। दीक्षा ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। किरण दीक्षा और सक्षम के बीच का प्यार देखकर चिढ़ गई। चलो उठो, बहुत हो गया प्यार, जाओ हम सबके लिए खाना लेकर आओ। किरण ने सक्षम को आगे की तरफ धकेल दिया, जिससे सक्षम गिरते गिरते बचा। दीक्षा ने सक्षम को संभाला। किरण, दीक्षा बहुत गुस्से में आ गई थी। उसे गुस्से में देख सक्षम ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैं ठीक हूँ दीक्षा, गुस्सा मत करो। किरण ने दीक्षा की बाजू पकड़ते हुए उसे सक्षम से अलग कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर चिल्लाने की? उसने दीक्षा का जबड़ा पकड़ लिया। दीक्षा, सक्षम उठा, छोड़ो दीक्षा को। सक्षम ने आगे बढ़कर किरण को धक्का देते हुए दीक्षा को अपनी तरफ खींच लिया। तो किरण ने अपनी बंदूक उठाई। रुक जाओ, मैं जब तक ना कहूँ तुम इन्हें मार नहीं सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हमारे समूह से अलग कर दूंगा और फिर मेरे सब साथी तुम्हें गोलियों से भून देंगे। टोटो बोला तो किरण की मुट्ठियाँ भिज गई। जाओ, अपनी पत्नी को भी साथ ले जाओ। वहाँ लड़ाते रहना आशिकी, पर खाना वक्त पर मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद किरण से कहूँगा कि तुम्हें गोली मार दी। कहते हुए टोटो ने फिर से अपने सीने पर हाथ रख लिया और आराम से लेट गया। दीक्षा सक्षम को तो जैसे अब बच निकलने का एक मौका मिल गया था। सक्षम दीक्षा को रसोई में लेकर आया। सक्षम, अब गोली निकालनी होगी, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। सक्षम की बाजू से खून निकलते देख वो परेशान होकर बोली, तुम कैसे गोली निकालोगी दीक्षा? सक्षम अपनी बाजू पकड़े हुए बोला। वो सच में बहुत दर्द में था, बस वो ही जानता था कि वो कैसे इस दर्द को बर्दाश्त कर पा रहा था। दीक्षा ने उसकी बाँह पर बंधे दोनों दुपट्टों को खोला। मैं जो करने जा रही हूँ उससे तुम्हें बहुत दर्द होगा। दीक्षा ने उसके जख्म को देखा। खुद पर भरोसा रखो दीक्षा, तुम कर सकती हो। सक्षम अब भी कुछ समझ नहीं पाया था। दीक्षा ने चाकू उठा लिया। तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना सक्षम? सक्षम अब हैरानी से उस चाकू की तरफ देख रहा था। वो अब थोड़ा घबरा गया था। मुझे तुम पर भरोसा है दीक्षा, वो बहुत हिम्मत करके बोला। पापा ने मुझे उनके एक मिशन के दौरान कहानी सुनाई थी, जहाँ वो एक घने जंगल में दुश्मनों के पीछे गए और वहाँ उन्हें गोली लग गई। उस वक्त उन्होंने आग में अपना चाकू गर्म करके गोली निकाली थी। दीक्षा अब पानी गर्म करने लगी। उसने सक्षम की शर्ट की बाजू को थोड़ा फाड़ा, जैसे कि चाकू सक्षम की बाँह को छुआ। उसने दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। दीक्षा ने सक्षम की तरफ देखा। उसे दर्द में देखकर दीक्षा के हाथ भी अब कांपने लगे। मुझ पर भरोसा रखो सक्षम, जानती हूँ दर्द हो रहा है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर गोली को जल्द से जल्द नहीं निकाला गया तो ये तुम्हें और नुकसान पहुँचाएगी। दीक्षा ने सक्षम को फ्रिज की ओट में बैठाकर अपने सीने से लगाया। सक्षम ने दीक्षा पर भरोसा किया और दीक्षा ने हिम्मत दिखाते हुए चाकू से सक्षम की बाह में लगी गोली को बहुत ध्यान से बाहर निकाला। गोली उस गर्म पानी में जा गिरी। दीक्षा ने सक्षम को अपनी बाहों में जकड़ लिया। सक्षम ने भी कस कर उसको पकड़ रखा था। उसने हल्दी का लेप सक्षम के घाव पर लगाया और जल्दी से अपनी बीजी के दुपट्टे को उसकी बाह पर बांध दिया। सक्षम को अब थोड़ा आराम मिला। दीक्षा ने उस गर्म पानी को फ्रिज के पीछे छुपा दिया। सिर्फ 10 मिनट में दीक्षा ने ये कर दिया। तुम ठीक हो सक्षम? खाना बना सकते हो? सक्षम ने अपनी बाजू पकड़कर हाँ में सर हिलाया। तुम साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ दीक्षा। दीक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने चारों तरफ देखा और जल्दी से अपनी बाजू की एक्स्ट्रा पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल लिया। सक्षम, फ़ोन? अब हम इससे पुलिस को कॉल करेंगे और इन्हें सारी घटना की जानकारी देंगे। फ़ोन देख सक्षम हैरान हुआ। दीक्षा की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दीक्षा ने पुलिस को कॉल कर उन्हें सब बता दिया और जल्दी से फ़ोन बंद कर उसने अपनी बाजू की उसी पॉकेट में छुपा दिया। सक्षम इस वक्त दीक्षा को बहुत गर्व से देख रहा था। कुछ ही देर बाद सक्षम दीक्षा के साथ सबके लिए खाना बनाकर बाहर आया। खाने की खुशबू इतनी अच्छी थी कि टोटो और किरण अपने हाथ साफ कर तुरंत खाने के लिए बैठ गए। अचानक टोटो रुका। उसकी नज़र उन गर्भवती औरतों और बच्चों की तरफ चली गई जो खाने की तरफ बड़ी ही लालसा से देख रहे थे। बच्चों को भूख लग रही थी और उन गर्भवती औरतों को भी अपने बच्चे के लिए इस खाने की ज़रूरत थी। ये बात सक्षम और दीक्षा अच्छे से समझ रहे थे। ये टेबल और खाना बाहर सबके बीच रखो, यहाँ किसी को खाने का एक निवाला नहीं मिलना चाहिए। मुझे सुकून मिल रहा है इनके ऐसे चेहरे देखकर। टोटो अचानक हंसा तो किरण के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। ऐसा कुछ भी होता नहीं है दोस्तों। और सक्षम की बाह में गोली लगना, इतनी देर तक ऐसे ही रहना और फिर दीक्षा का उसे इस तरह से निकालना और फिर उसका खाना बनाना कुछ भी रियल नहीं है। इसीलिए तो ये कहानी है और कहानी में कुछ भी हो सकता है। और तो कोई भी इसे सीरियसली ना ले, बस कहानी समझकर ही एंजॉय करते जाइए। देखते हैं आगे होता क्या है।